हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल। आज 4 चैप्टर है जो आर्ट एंड कल्चर 11th क्लास की एनसीईआरटी की, और इसको पढ़ते हैं। भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्तियाँ, मतलब मौर्यों के बाद जो कला विकसित हुई, कौन सी कला विकसित हुई उसके बारे में देखते हैं। मौर्योत्तर काल में विभिन्न विदेशी आक्रमण हुए, उन लोगों का कैसे कला के में यहाँ पर प्रभाव दिए, अपना कला और भारतीय कला को कैसे मिश्रण हुआ, उनके बारे में देखते हैं। विदेशी आक्रमण के कारण बहुत सारे कला का विकास हुआ मौर्योत्तर काल में। तो उनकी उस समय की कला कौन सी, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में। तो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में अनेक शासकों ने विशाल मौर्य साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों पर अपना नियंत्रण, मतलब मौर्य साम्राज्य का विघटन हो गया तो विभिन्न साम्राज्य का उदय हुआ और अपने अपने स्थान पर नियंत्रण स्थापित कर लिए। उत्तर भारत में और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में शुंग, कौनव, कुषाण और गुप्त शासक उत्तर भारत में थे। तो वहीं दक्षिण और पश्चिमी भारत में सातवाहन, इक्ष्वाकुओं, अमीरों और वाकटकों का अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। संयोगवश ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सनातन धर्म के दो संप्रदाय में विभक्त हो गया, एक वैष्णव धर्म और शैव धर्म। मौर्योत्तर काल में कौन कौन सी क्रिया हुई, तो विभिन्न स्थानीय स्वतंत्र राज्य हुए और विदेशी आक्रमण हुए। जैसे उत्तर भारत में शुंग, कौनव, कुषाण और गुप्त का शासन हुआ, तो वहीं दक्षिण पश्चिम में सातवाहन, इक्ष्वाकुओं, अमीरों और वाकटक का शासन हुआ। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सनातन में दो धर्म का विकास हुआ, वो वैष्णव धर्म और शैव धर्म। मूर्ति कला के मतलब ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में मूर्ति कला के दृष्टिकोण से बहुत उत्कृष्ट समय माना जाता है। कुछ मूर्ति कला के उदाहरण भी है, जैसे विदिशा में, और फिर भरहुत एमपी में, बोधगया बिहार, जगियापेट आंध्र प्रदेश, मथुरा यूपी, खंडगिरी उदयगिरी ओडिशा, भज पुणे के निकट और पावनी नागपुर के निकट महाराष्ट्र में पाए गए हैं। मतलब इतने सारे जगह जो है वहाँ पर मूर्तियाँ पाए गए हैं। तो भरहुत की मूर्ति में देखते हैं क्या है। भरहुत में पाई गई मूर्तियाँ मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाएं हैं। भरहुत में जो मूर्तियाँ पाई गई वो कौन सी मूर्ति है, तो यक्ष और यक्षिणी की, और यह दीर्घकार लंबी है। प्रतिमाओं का आयतन का निर्माण कम उभार और लेकिन रैखिकता का ध्यान रखा गया, मतलब अच्छी तरह। यही है, देखिए मूर्ति इधर चित्र दिया हुआ है ना, ये यक्षिणी की मूर्ति है। और पहले जो चित्र बनाया गया था और बाद के क्रम में इसमें कुछ चित्र और जुटते गए। इसमें चित्र की कहानी के मुख्य पात्र में अलावा भी अन्य पात्र चित्र में जुटते गए। मूर्तिकारों द्वारा उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया गया है। आख्यान कथानक में यक्ष और यक्षिणियों से जुड़े हुए हाथ की तथा मतलब अच्छी तरह से देखिए किस तरह उकेरा गया है, इसको बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। कला शिल्पियों जो कि सामूहिक स्तर पर काम करते हैं, तो उत्कीर्णन की विधि को समझना कितना ज़रूरी होता होगा। मतलब उस समय के कलाकार कितने उत्कृष्ट थे, इतना अच्छा से उत्कीर्णित करके मूर्तियाँ बनाते थे। मानव शरीर के अन्य रूपों को भी मतलब ज्यों करते हैं उकेरा गया है। चित्र की सतह के छिछले उत्कीर्णन के कारण हाथों और पैरों को बाहर निकला हुआ दिखाना संभव नहीं था, इसीलिए हाथों को जुड़ा हुआ और पैरों को बढ़ाए हुए दिखाई गया इस तरह। ये भरहुत की यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति है। भुजाएं और पैर शरीर के साथ साथ चिपके हुए से दिखाई देते हैं, किंतु आगे चलकर ऐसी ही दृश्य प्रस्तुति में संशोधन कर दिया गया। आकृतियों का उत्कीर्णन गहरा होने लगा और आयतन बढ़ गया, जिससे मनुष्यों तथा जानवरों के शरीर का प्रतिरूपण असली जैसा होने लगा। भरहुत, बोधगया, सांची स्तूप 2 और जगियापेट में पाई गई मूर्तियाँ इसी शैली के अच्छे उदाहरण हैं। भरहुत के कला शिल्पी से हमें यह पता चलता है कि जो वहाँ चित्रात्मक भाषा में कितने अधिक प्रभावशाली ढंग से अपनी कहानियाँ कह सकते थे वहाँ के कलाकार जो थे। एक ऐसे ही आख्यान उद्बोधि में सिद्धार्थ गौतम की माता महारानी माया देवी की एक स्वप्न की घटना को दिखाया गया। मतलब उसकी जो गौतम जो बुद्ध भगवान थे
तो उनकी माता महारानी माया देवी के एक स्वप्न की घटना को दिखाया गया है। उनमें महारानी की आकृति को लेटी अवस्था में दिखाया गया है और उनकी तरफ एक हाथी को मतलब हाथी उनके तरफ से उन पे चढ़ते हुए दिखाया गया है। महारानी महादेवी की कोख गर्भाशय की ओर बढ़ते हुए हाथी को दिखाया गया है। दूसरी ओर जातक कथाओं का चित्रण बड़े सरल तरीके से किया गया है। जातक कथाएं वे कथाएं होती है जो बुद्ध के जीवन से संबंधित कथाएं होती है। उनमें कथा के भौगोलिक स्थल के अनुसार घटनाओं का प्रस्तुत किया गया है। जैसे रुरु जातक में बोधिसत्व वो होते हैं जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है लेकिन वो अपने निर्वाण प्राप्त नहीं करते, वो दूसरे लोगों के ज्ञान देते हैं। बोधिसत्व हिरण को एक आदमी के जान बचाते हुए एक दिखाया गया है। एक कथा है, एक वही महत्वपूर्ण है। रुरु जातक में बोधिसत्व हिरण को एक आदमी की जान बचाते हुए दिखाया गया है और यही है, देखिए महारानी माया देवी ऊपर से हाथी को गुजरते हुए उन पर से दिखाया गया है। ऐसी जातक कथाएं स्तूपों को अलंकृत करने के लिए उपयोग में लाई जाती थी। मतलब जो स्तूप है उस पर अलंकरण करने के लिए वैसी जातक कथाएं लिखी जाती थी। यह जान लेना दिलचस्प होगा कि विभिन्न प्रदेशों में ज्यों कहते हुए स्तूप का निर्माण बढ़ता गया, उनकी शैलियों में भी अंतर आने लगे। ईसा पूर्व पहली और दूसरी शताब्दी में सभी पुरुष प्रतिमाओं में केश सजा को गूंथे हुए, मतलब पहली और दूसरी शताब्दी में पुरुष की मूर्तियों को केश को गूंथे हुए दिखाया गया है। भरहुत में पाई गई कुछ मूर्तियां आज भारतीय संग्रहालय कोलकाता में रखी गई है। अब सांची के स्तूप के बारे में पढ़ते हैं। मूर्ति कला के विकास में सांची का जो स्तूप है बहुत महत्वपूर्ण है। तो सांची के स्तूप संख्या 1 मथुरा और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में वेंगी स्थान पर पाई जाने वाली मूर्तियों को देखा जा सकता है। यह चरण शैलीगत प्रगति की दृष्टिकोण से उल्लेखनीय है। सांची के स्तूप 1 में ऊपर और नीचे 2 प्रदक्षिणा पथ है, मतलब 2 प्रदक्षिणा पथ है। इसके 4 तोरण प्रवेश द्वार होता है। प्रदक्षिणा पथ जो रेलिंग जैसा आगे परिक्रमा करने वाला होता है उसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। और उन पे बुद्ध के जीवन जो तोरण प्रदक्षिणा पथ होता है उन पे बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं से प्रस्तुत किया रहता है। प्रतिमाओं का संयोजन अधिक उभारदार और संपूर्ण अंतराल में भरा हुआ है। हाव भाव और शारीरिक मुद्राओं का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक और मतलब शरीर के अंग प्रत्यंग में कोई कठोरता नहीं दिखाई देती। शीर्ष काफ़ी उठे हुए हैं, बाहरी रेखाओं की कठोरता और अनियमितता कम हो गई है। आकृतियों को गति दे रही है, आख्यान में विस्तार आ गया है। देखिए यही स्तूप है, 2 है जो प्रदक्षिणा पथ ऊपर है और नीचे है और 4 तोरण हैं। प्रवेश द्वार, हर्मिका ऊपर, फिर गोलाकार अंड है, फिर हर्मिका है, ऊपर छतरी है। इस तरह स्तूप का संरचना होता है। देख लीजिए एक बार फिर से। बुद्ध को प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया जाना अब भी जारी रहा। सांची के स्तूप संख्या 1 में आख्यान अधिक विस्तृत किए गए हैं, किंतु स्वप्न प्रसंग का भी प्रस्तुतिकरण महारानी को लेटी अवस्था में और ऊपर से उतरते हुए हाथी का चित्रण बहुत ही सरल तरीकों से किया गया है। कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का भी वर्णन, जैसे कुशीनगर में घेराबंदी, बुद्ध का कपिलवस्तु भ्रमण, अशोक द्वारा रामग्राम स्तूप के दर्शन आदि को भी पर्याप्त विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है। मथुरा में पाई गई इस काल की प्रतिमाओं में भी ऐसी ही विशेषताएं पाई जाती हैं, हालांकि उनके रूप कृत यानी अंग प्रत्यंगों में प्रस्तुतिकरण में कुछ अंतर है। अब ये तो हम लोग देखे सारनाथ की, और देखते हैं मथुरा, सारनाथ और गंधार। ईसा की पहली शताब्दी और उसके बाद में उत्तर भारत में गंधार, अब पाकिस्तान में, गंधार किधर है, पाकिस्तान में, और मथुरा और दक्षिण भारत में वेंगी आंध्र प्रदेश कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र हुए थे। जैसे मथुरा, गंधार और आंध्र प्रदेश में वेंगी। मथुरा और गंधार में बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप को मानव प्रतिमा बनाया जाने लगा, मतलब बुद्ध को प्रतिमा के माध्यम से दर्शाया गया। गंधार के मूर्ति कला की परंपरा में बैक्ट्रिया, कुषाण, पार्थिया और स्वयं गंधार की स्थानीय परंपरा का संगम है। मतलब जो गंधार कला जो विकसित हुई वो बहुत सारे
शासकों का संगम, जैसे बैक्ट्रिया, पार्थिया और स्वयं गंधार के स्थानीय परंपरा का संगम हुआ है। मथुरा की मूर्ति कला के स्थानीय, मतलब मथुरा सिर्फ स्थानीय कला की है और गंधार में विभिन्न कलाओं का सम्मिश्रण से बना हुआ है। पंजाब के संघोल स्थल पर पाई गई स्तूप की मूर्तियाँ मथुरा में बुद्ध की मूर्तियाँ यक्षों की आरंभिक मूर्तियाँ जैसी बनी हैं, लेकिन गंधार में पाई गई बुद्ध की प्रतिमाओं में यूनानी, मतलब जो गंधार में जो विकसित हुई है बुद्ध की प्रतिमा, उसमें यूनानी शैली की यूनानी शैली का प्रभाव है। और मथुरा में आरंभिक जैन तीर्थंकरों और सम्राट और विशेषकर कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्तियाँ और चित्र भी बनाए गए हैं। मतलब मथुरा में जो बनाए गए हैं वो कनिष्क की मूर्ति भी है और वो जैन धर्म से संबंधित तीर्थकारों की भी मूर्ति बनाई गई है। वैष्णव प्रतिमाएं मुख्य रूप से विष्णु और उनके विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं, और शैव प्रतिमाएं मुख्य रूप से उनके लिंगों और मुख्य लिंगों की प्रतिमाएं मथुरा में जो पाई गई वो बौद्ध, जैन, वैष्णव, मतलब सनातन तीनों धर्म की मूर्तियां पाई जाती है, जबकि गंधार में सिर्फ बुद्ध से संबंधित मूर्तियां पाई जाती है। ध्यान रहे, शिव और विष्णु की प्रतिमाएं उनकी आयुध, चक्र और त्रिशूल के साथ प्रस्तुति की गई है। मथुरा में बड़ी प्रतिमाओं के उत्कीर्णन में विशालता दिखाई गई है। आकृतियों का विस्तार चित्र की परिधि से बाहर दिखाया गया है। चेहरे गोल है और उन पर मुस्कान दर्शाई गई है। मूर्तियों के आयतन का भारीपन कम कर दिया गया और उसमें मसनता दिखाई गई है। शरीर के वस्त्र स्पष्ट दृष्टिगोचर होते और बाएं कंधे को ढके हुए दिखाए गए हैं। इसी काल में बुद्ध, यक्ष, यक्षिणी, शैव और वैष्णव देवी देवताओं की प्रतिमाएं और मानव मूर्तियाँ भी बड़ी संख्या में बनाई गई। मतलब मथुरा में बहुत सारी मूर्तियाँ पाई गई, जैसे बुद्ध, यक्ष, यक्षिणी, शैव, वैष्णव धर्म से संबंधित मूर्तियाँ। ईसा की दूसरी शताब्दी में मथुरा में प्रतिमाओं को विषय शक्ति केंद्रिकता आ गई, मतलब उसके विषय शक्ति में केंद्रिकता आ गई, मतलब बहुत अच्छी तरह से मूर्तियाँ बनाने जाने लगी। जैसे गोलाई बढ़ गई, अधिक मांसल का प्रयोग हो गई, मांसल उभरा हुआ दिखाई जाने लगा। जबकि ईसा की चौथी शताब्दी में यह प्रवृत्ति जारी रही, लेकिन चौथी शताब्दी के अंतिम दशकों में विशालता और मसलता में उभार में कमी कर दी गई। जो पहले हुष्ट पुष्ट जैसे बनाया गया था उनको चौथी शताब्दी के बाद कम कर दी गई। ईसा की 5वीं और 6ठी शताब्दी में वस्त्रों को प्रतिमाओं के परिमाण आकार में ही सम्मिलित कर दिया गया। बुद्ध की प्रतिमाओं में वस्त्रों की पारदर्शिता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। इस अवधि में उत्तर भारत में मूर्ति कला के 2 महान संप्रदायों घरानों का उदय हुआ, जिसका उल्लेख करना जरूरी है। मूर्ति कला की परंपरागत केंद्र मथुरा तो कला के उत्पादन का मुख्य केंद्र बना ही रहा, उसके साथ ही सारनाथ और कौशाम्बी भी कला के रूप में, मतलब उनका भी उदय हुआ। मथुरा, सारनाथ और कौशाम्बी तीनों यूपी में हैं। सारनाथ में पाई जाने वाली बौद्ध प्रतिमाओं में दोनों कंधों को वस्त्र ढका हुआ दिखाया गया है। देखिए, बुद्ध की दोनों तरफ से वस्त्र को ओढ़े हुए दिखाया गया है सारनाथ की में। इधर है गंधार की, वाइट जो है एक गंधार की मूर्ति है जिसमें बुद्ध को ध्यान अवस्था में दिखाया गया है। फिर इधर जो है ये है बोधिसत्व गंधार की 5वीं 6ठी शताब्दी की मूर्ति, और सिर के पीछे जो गोलाकार है उसे आभा मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आभा मंडल। और उसमें अलंकरण सजावट भी बहुत कम किया गया आभा मंडल में। जबकि मथुरा के बुद्ध की मूर्तियों में, मतलब जो ये गंधार के जो कला है ये अध्यात्म जैसे दिखाया गया है, एकदम ध्यान में बुद्ध को दिखाए गए हैं। और पीछे आभा मंडल में ज़्यादा सजावट भी नहीं की गई है। जबकि मथुरा में बुद्ध की मूर्तियों को ओढ़ने के वस्त्र की कई तहें दिखाई गई है और सिर के चारों ओर आभा मंडल को अत्यधिक सजाया गया है। इन आरंभिक प्रतिमाओं की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए इन्हें मथुरा, सारनाथ, वाराणसी, नई दिल्ली, चेन्नई, अमरावती आदि के संग्रहालयों में देखा जा सकता है। मतलब अभी संजो कर रखा गया है। मतलब इनको देखने के लिए ये संग्रहालय में हम देख सकते हैं। गंगा की घाटी के बाहर के स्थलों पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण स्तूपों में से गुजरात में देवनी मोड़ी का स्तूप है। परवर्ती शताब्दी में बहुत कम बदलाव आया है। अलबत्ता प्रतिमाएं छड़हरे और पतले रूप से दिखाए गए वस्त्रों की पारदर्शिता प्रमुख सौंदर्याभूति बनी रही है। और देखते हैं फिर दक्षिणी भारत में भारतीय बौद्ध स्मारक। आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में अनेक
स्थल है जहाँ जगहपेट, अमरावती का बौद्ध की जो मूर्तियाँ है वो महत्वपूर्ण है। जैसे गंधार, मथुरा और अमरावती ये तीनों कला के दृष्टि से बुद्ध की मूर्तियों के लिए प्रचलित है। तो वेंगी, जगहपेट, अमरावती, भट्टीप्रोलु, नागार्जुनकोंडा, गोली आदि। अमरावती में एक महाचैत्य है जिनकी अनेक प्रतिमाएं थी, जो अब चेन्नई संग्रहालय में, अमरावती स्थल के संग्रहालय, नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित रखी गई है। सांची के स्तूप की तरह अमरावती के स्तूप में भी प्रदक्षिणा पथ है जो वेदिका से ढका हुआ है। वेदिका पर मतलब विभिन्न कहानी उत्कीर्णित की रहती है। और गुंबद स्तूप का संरचना उभरदार स्तूप प्रतिमाओं के चौकों से ढका हुआ है, यह उसकी खास विशेषता है। अमरावती स्तूप का तोरण समय की मार को नहीं झेल सका और गायब हो गया। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कथाओं के प्रसंग चित्रित है। देखिए किस तरह ये अमरावती के चित्रण हैं। ये बुद्ध के कहानी के से रिलेटेड है। बुद्ध स्तूप के बाहरी दीवार पे चित्रण किया हुआ है अमरावती। ईसा पूर्व 3 शताब्दी के निर्माण कार्य दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन इसका सर्वोत्तम विकास ईसा की पहली और दूसरी शताब्दी में हुआ। पहली और दूसरी शताब्दी में ये कला अधिक रूप से विकसित हुए। सांची की तरह इस स्तूप में भी पहले चरण में बुद्ध की प्रतिमाएं ढोल के चौकों और कई अन्य स्थानों पर उकेरी गई है। संयोजन के भीतरी अंतराल में आकृतियों को नाना रूपों जैसे मुद्राओं, आसनों जैसे सामने से, पीछे से, आगे से और एक तरफ से दिखाया गया है। प्रतिमाओं के चेहरे पर तरह तरह के गंभीर हाव भाव देखने को मिलते हैं। आकृतियाँ पतली है, मतलब ये अमरावती की मूर्ति कला की वर्णन किया गया है। चेहरे तरह तरह के गंभीर हाव भाव में देखने को मिलती है, जबकि आकृतियाँ पतली है और उनमें गति और शरीर की 3 भंगिमाएँ दिखाई गई है। सांची की प्रतिमाओं की तुलना में इन प्रतिमाओं का संयोजन अधिक जटिल है। रैखिकता का लोच आ गया है। प्रतिमाओं में दर्शाई गई गतिशीलता निश्चलता को दूर करती है। उभरदार प्रतिमाओं उद्बोधियों में 3 आयामी अंतराल को तैयार करने का विचार उभरे हुए आयतन, कोणीय शरीर और जटिल अतिव्याप्ति के रूप में कार्यान्वित किया गया है। और इसमें चित्र जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा बहुतायत मात्रा में किया गया है। आख्यानों का चित्रण बहुतायत से किया गया है। इन आख्यानों को बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं से रिलेटेड मतलब जातक कथाओं का प्रश्नों का उत्कीर्णन किया गया है। जैसे जन्म की घटना के प्रस्तुतिकरण में महारानी माया देवी को सैया पर लेटे हुए दिखाया गया है और उनके चारों ओर दासियां खड़ी हैं। महारानी माया देवी के स्वप्न का प्रस्तुतिकरण किया गया है। देखिए किस तरह ये बनाया हुआ है। ऐसे ही अमरावती में चित्रण किया गया है। ईसा के 3री शताब्दी में नागार्जुनकोंडा और गोली की प्रतिमाओं में आकृतियों की अनुप्राणित गति कम हो जाती है। अमरावती की उद्भृत प्रतिमाओं की तुलना में नागार्जुनकोंडा और गोली के कलाकारों ने काया की उभरी हुई सतहों का प्रभाव उत्पन्न करने में सफलता पाई, जो स्वाभाविक है और उसका अभिन्न अंग दिखाई देती है। अमरावती, नागार्जुनकोंडा और गुंटापल्ली आंध्र प्रदेश में बुद्ध को स्वतंत्र प्रतिमाएं भी पाई जाती है। गुंटापल्ली में चट्टान को काटी गई एक गुफा है जो एलिरू के पास स्थित है। मतलब अमरावती, नागार्जुनकोंडा और गुंटापल्ली आंध्र प्रदेश में बुद्ध को स्वतंत्र प्रतिमाएं के रूप में दिखाया गया है। और जो गुंटापल्ली में चट्टान को काट कर बनाया गया है बुद्ध की प्रतिमा। यहाँ छोटे गज पृष्ठीय, बहुकोणीय तथा वृत्ताकार चैत्य कक्ष ईसा पूर्व 2री शताब्दी में खोद कर बनाए गए थे। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल जहाँ पर चट्टानों को काट कर स्तूप बनाए गए थे विशाखापट्टनम के पास अनाकपल्ली है। चट्टानों को काट कर स्तूप बनाए गए थे विशाखापट्टनम के पास अनाकपल्ली। अब तक खुदाई से मिला सबसे बड़ा स्तूप सन्नती जनपद गुलबर्ग कर्नाटक में है। मतलब सबसे बड़ा स्तूप कहाँ मिला है तो जनपद गुलबर्ग कर्नाटक में। बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण का अर्थ यह नहीं होता कि वह संरचनात्मक मंदिर, विहार या चैत्य नहीं पाए जाते। मतलब ये नहीं है कि स्तूपों का निर्माण हो रहा है तो विहार चैत्य नहीं है। हमारे पास इस संबंध में साक्ष्य तो है, पर कोई संरचनात्मक चैत्य या विहार आज तक बचा नहीं है।
मतलब उस समय चैत और विहार उस समय की बचा नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण संरचनात्मक विहारों में साक्षी के गज पृष्ठकार चैत्य का उल्लेख किया गया है। वहाँ एक मंदिर संख्या 18 है जो कि साधारण देवालय है, जिसमें आगे स्तंभ बने हैं और पीछे एक बड़ा कक्ष बना है। इस प्रकार गुंटापल्ली के संरचनात्मक मंदिरों का भी उल्लेख किया गया है। बुद्ध की प्रतिमा के साथ बहुत सारे मतलब बोधिसत्व की प्रतिमाएं भी बनाई जाती थी, जैसे अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि, ये सब बोधिसत्व की नाम है। व्रजपाणि, पद्मपाणि कमल लिए हाथ में रहती है और व्रजपाणि है जो वज्र लिए हाथ में, मतलब इनका चिन्ह होता है। ये सब क्या बोधिसत्व की नाम है। अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि, व्रजपाणि, अमिताभ और मैत्रेय। ये मैत्रेय जो है, मैत्रेय बोधिसत्व, एक क्वेश्चन भी आ चुका है। मैत्रेय जैसे बोधिसत्व की प्रतिमाएं भी बनाए जाने लगी, किंतु बौद्ध धर्म की व्रजियान शाखा के उदय के साथ बोधिसत्व की मतलब जब वर्जियान शाखा का उद्भव हुआ, उसके बाद ऐसी प्रतिमाओं को भी जोड़े जाने लगी जिनके द्वारा बौद्ध धर्म के जनहित के धार्मिक सिद्धांतों के प्रचार के कतिपय सद्गुणों का मानवीकरण करके प्रतिमा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अब पश्चिम भारत की गुफाएं के बारे में देखते हैं। पश्चिम भारत में बहुत सी बौद्ध गुफाएं हैं जो ईसा पूर्व 2री शताब्दी और उसके बाद की बताई जाती है। इसमें वास्तुकला के मुख्यतः 3 रूप मिले हैं। गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले चैत्य कक्ष जो अजंता पितलखोरा भज में पाए जाते हैं। गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तंभहीन कक्ष महाराष्ट्र के थाना नादसर में मिलते हैं। और तीसरा सपाट छत वाले चतुष्कोणीय कक्ष जिसके पीछे एक वृत्ताकार छोटा कक्ष होता है, जैसे कि महाराष्ट्र के कोंडियावाट में पाया गया। चैत्य के विशाल कक्ष में अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप की प्रधानता होती है। ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाली स्तूपों का मानव की योजना में कुछ परिवर्तन किए गए, जिसके अंतर्गत बड़े कक्षों का आयताकार बना दिया गया और अजंता की गुफा संख्या 9 में देखने को मिलता है। पश्चिमी भारत की जो गुफा है उनका चित्रण किया गया है। ये कार्ले का चैत्य जो है महत्वपूर्ण है, जो एक चट्टान को काट कर बनाया गया है। कार्ले में चट्टानों को काट कर सबसे बड़ा कक्ष बनाया गया, जो गुफा की योजना के पहले 2 खंभों वाला खुला सहन है और अर्सा के बचाने के लिए एक पत्थर की पर्दी दीवार है। फिर एक बरामदा मोहरी के रूप में और पत्थर की पर्दी दीवार एक खंभे पर टिकी गज पृष्ठीय छत वाला चैत्य कक्ष और अंत में पीछे की ओर स्तूप बना है। कार्ले में मनुष्य और पशु दोनों की मूर्तियों को सजाया गया है। कान्हेरी की गुफा संख्या 3 में कार्ले के चैत्य कक्ष की योजना का भी उसमें विस्तृत किया गया है। और यहाँ बिहार भी विकसित हुआ। जहाँ तक बिहारों का सवाल है, वे सभी गुफा स्थलों पर खोदे गए हैं। बिहारों का निर्माण योजना में एक बरामदा, 12 कक्ष और एक कक्ष की दीवारों की ओर प्रकोष्ठ होते हैं। मतलब जो स्तूप और बिहार बनाए, गुफा बिहार इत्यादि पश्चिमी भारत में बनाए गए हैं। देखते कितना है। फिर इसको ना सेकेंड चैप्टर में पढ़ते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा है। कोई नहीं, आज कंप्लीट कर लेंगे, फिर ये तो कल। ठीक है, थैंक यू।